आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसका विषय है आपकी दो जिज्ञासाओं का समाधान। जी हाँ, पिछले दिनों आप लोगों की ओर से मुझे ये दो प्रश्न प्रमुख रूप से प्राप्त हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिज्ञासाएं रखने से ही उसका समाधान मिलता है। तो ये दो जिज्ञासाएं प्रमुख रूप से मुझे प्राप्त हुई हैं। पहली, मंच पर कविता पाठ कैसे करें, और दूसरी, प्रसिद्ध कवि किस छंद में लिखते हैं। इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको आपके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दूं, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जिन लोगों ने पहली बार ये चैनल देखा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी लेखन में रुचि है तो ये चैनल आपकी बहुत सहायता कर सकता है। तो हम अपने पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, मंच पर कविता पाठ करने में इन दो तरीकों का ही आप सहारा लेंगे। सीधी सी बात है, या तो आप अपनी कविता किसी धुन में पढ़ेंगे या फिर धुन के बिना पढ़ेंगे। तो इन दोनों बातों में एक चीज कॉमन होती है, या तो आप धुन के साथ पढ़ें या धुन के बिना पढ़ें, इनमें एक चीज कॉमन है। और वो कॉमन क्या चीज है? आपके पाठ करने में ढांचा आपकी बोली का क्या है, आपकी जो आवाज होगी किस ढांचे में निकल रही है। क्योंकि देखिए, जैसे आवरण होता है वो किसी ढांचे के ऊपर ही चढ़ता है। किसी व्यक्ति को कितना भी सुंदर वस्त्र पहना दिया जाए, अगर उसकी अपनी फिटनेस बढ़िया नहीं है, शारीरिक रूप से अगर वह खुद को सुडौल नहीं रखे हुए है, सुंदर से सुंदर कपड़ा उसके व्यक्तित्व को निखार नहीं पाएगा। वही बात आपके कविता पाठ के समय लागू होती है। आप किसी भी पंक्ति को, अभी मैं उदाहरण भी दूंगा, आप किसी भी पंक्ति को जैसे बोलते हैं उसी शैली को आप इन दोनों बातों के साथ फॉलो कीजिए। अभी मैं उदाहरण दूंगा तो वो चीज स्पष्ट हो जाएगी। आप कविता पाठ करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि कविता आपकी अभिव्यक्ति है। कविता जो है आपकी अभिव्यक्ति ही है। जैसे आप बोलकर कुछ अभिव्यक्त करते हैं, कविता के जरिए भी आपको अभिव्यक्त करना है। देखिए, ये मैं नए लोगों के लिए, बिल्कुल नए लोगों के लिए समझा रहा हूँ। जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी अपना अनुभव साझा करना चाहिए और हम सभी को लाभान्वित करना चाहिए। तो जो नए लोग हैं, मैं उनको अपना अनुभव दे रहा हूँ कि आप जिस शैली में बात करते हैं उसी शैली को आपको धुन के साथ लगाना है, या फिर धुन के बिना भी उसको रखना है। आइए पंक्ति अब देख ली जाए। आप यहाँ ये दो पंक्तियां देखिए, जो कि एक गीत का मुखड़ा हो सकता है। गीत का मुखड़ा ही है। जब दिल की बात निकलती है, मैं याद तुम्ही को करता हूँ। जो बात मैंने अभी कही, कविता आपकी अभिव्यक्ति है। आप बोल कर जिस प्रकार खुद को अभिव्यक्त करते हैं, कविता के जरिए भी आपको उसी तरह से खुद को अभिव्यक्त करना है। और अगर आप धुन में बोल रहे हैं, चाहे धुन के बिना भी बोल रहे हैं, इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आप धुन में कह रहे हैं तो आपके बोलने की शैली, उस बात को, जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं कविता में, किस तरह से आप बोलते, उसको धुन में भी उसी पर धुन चढ़ानी है। ऐसा नहीं कि धुन कोई और लगा देनी है। जैसे देखिए, आप अभी भूल जाइए कि ये पंक्ति कोई कविता है। आप समझ लीजिए कि आप इसको नॉर्मल दो वाक्य बोल रहे हैं। बोल कर देखिए, इसको आप कैसे कहते हैं? अगर आप कविता में नहीं कहते तो इसको आप कैसे कहते हैं सामान्य रूप से? जब भी दिल की बात निकलती है, मैं तुमको ही याद करता हूँ। सामान्य रूप से तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर कविता के हिसाब से मात्रा में लिखा है इसको, तो थोड़ा शब्द आगे पीछे हुआ है। अब देखिए, जिस शैली में मैंने बोला उसी शैली में इसकी धुन भी बनेगी। हमने कैसे बोला? जब दिल की बात निकलती है, मैं तुमको ही याद करता हूँ। तो जब बोलकर मैं थोड़ा रुक गया, उसके बाद बोला दिल की बात निकलती है।
मैं बोलकर थोड़ा सा रुका, या तुमको ही याद करता हूं, ऐसे बोला। अब इसको धुन पर बिठाइए। जब दिल की बात निकलती है, जब दिल की बात निकलती है, मैं याद तुम्ही को करता हूँ। जब दिल की बात निकलती है, मैं याद तुम्ही को करता हूँ। देखा आपने, जिस तरह से मैं बोलने में जब बोलकर रुका और बाकी दिल की बात निकलती है उसके बाद कहा, फिर मैं बोलकर रुका और बाकी याद तुम्ही को करता हूँ उसके बाद बोला, धुन में भी मैंने इसी बात का ख्याल रखा है। तो मूल चीज आपकी कविता पाठ के समय यही होती है। आप कोई भी फिल्मी गीत सुन लीजिए, अगर आप ध्यान देकर उस फिल्मी गीत को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसा उसका बोल होता है, गायक उसकी सामान्य बोलने की शैली को ही धुन में डालता है। ठीक यही बात है अगर आप बिना धुन के भी कोई कविता को ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको अपनी बोलने वाली शैली का ही ध्यान रखना है। तो आशा है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आपका दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि किस छंद में लिखते हैं? तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, ऐसा कोई भी छंद नहीं है जिसमें सारे प्रसिद्ध कवि लिखते हों। कोई ऐसा स्पेशल छंद नहीं है जिसमें प्रसिद्ध कवियों ने बहुत ज़्यादा विशेष रूप से लिखा है। देखिए, दोहा हो, चौपाई हो, कुंडलियाँ हो, ये इत्यादि ऐसे छंद हैं जिनका प्रयोग ज़्यादा जरूर हुआ है। दोहाकार, कुंडलियाँकार, चौपाइयाँ, जैसे कोई भी चालीसा जो हम लोग देखते हैं वो चौपाई में होता है और दोहे का प्रयोग होता है। रामचरितमानस है, चौपाई और दोहे के अलावा और भी बहुत सारे छंद उसमें हैं। फिर ये मधुशाला बच्चन जी की या रश्मि रथी दिनकर जी की, तो ये सारी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनमें मात्रा संयोजन का उपयोग हुआ है, बीच बीच में किसी छंद का भी उपयोग हुआ है। लेकिन ये हम अगर सोचें कि कोई ऐसा छंद जिसमें पुराने ज़माने में सिर्फ उसी में मुख्य रूप से लिखा जाता हो, तो ऐसा कोई छंद विशेष रूप से मेरी नज़र में नहीं। जिस कवि की कोई एक रचना अगर किसी विशेष छंद में, जैसे गिरधर राय हैं, वो कुंडलियाँ के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, तो किसी विशिष्ट कवि का ऐसा हो सकता है कि वो उसने किसी छंद में लिखा हो, लेकिन ऐसा हर बार देखने को नहीं मिलेगा। किसी एक ही छंद में आपको किसी प्रसिद्ध एक या अधिक प्रसिद्ध कवियों ने उसी की किसी खास छंद का उपयोग किया है। खंड काव्य में जब भी खंड काव्य या फिर महाकाव्य जब भी लिखा जाता है उसमें कई सारे छंद होते हैं। चौपाई छंद इसलिए ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी लोच होती है, बड़ी बड़ी बातें कहने में, लंबे लंबे विषय कहने में काफ़ी सुविधा होती है। तो ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। आशा है आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का मेरा प्रयास सफल हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से आपके मन में जो भी प्रश्न आता हो खुलकर यहाँ बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।